एक रहस्यमयी रात भाग 6। एक हंसती खिलखिलाती हुई लड़की सौम्या जिसका कत्ल हुए आज 1 साल हो चुका था, मगर आज तक उसका कातिल पकड़ा नहीं गया था। किसी से ना कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई झगड़ा। अपने सपनों की ओर उड़ान भरती हुई एक प्यारी सी लड़की। आखिर किसने किया था उसका कत्ल और क्यों आज तक कोई इस बात को समझ नहीं पाया था। ठंड का मौसम है। सुनील अपने हाथ में चाय का कप लेकर सौम्या की यादों में खोया हुआ है। आज 2 साल हो चुके थे उसे गए हुए, मगर फिर भी सुनील उसे नहीं भूला। सर, कल हमें जोधपुर के लिए निकालना है, वहां पर सेमिनार है हमारा, तो मैं टिकट बुक कर दूं। एक नर्स ने आकर सुनील से कहा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज सुनील एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसने धीरे से हाँ कहा और दूसरे दिन जोधपुर के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे सेमिनार हॉल पर पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है कि तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजती है। सुनील चौंक पड़ता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसकी धड़कन ही मानो वही रुक जाती है। वह दौड़कर उस आवाज के पास जाता है और सौम्या उसे गले लगा लेता है। तुम यहाँ? मैं समझ नहीं पा रहा कि ये तुम ही हो या मेरा वहम सौम्या। सुनील कपकपाती आवाज से बोला। उस लड़की की आंखों से बहते हुए आंसू ने जवाब दे दिया। हाँ, वो सौम्या ही थी। सुनील और सौम्या एक दूसरे को बाहों में पूरी तरह से जकड़ लिया और वक्त वही थम गया। दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू उनके प्यार को बयां कर रहे थे। सौम्या की आंखों से बहते हुए आंसू ने सुनील को बता दिया कि उस दिन उसके सवाल का जवाब जो वह जानना चाहता था, उसका जवाब क्या क्या था। सौम्या, तुम यहाँ? तो उस दिन वो कौन? ये सब क्या हो रहा है? सौम्या, तुम 2 साल से कहाँ थी? सौम्या बस चुपचाप सब सुनती है। बिना कुछ कहे वह सुनील का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाती है। थोड़ी देर में वह दोनों एक घर के पास जाकर रुकते हैं, जहां सौम्या और उसकी माँ दोनों रहते हैं। माँ सुनील को देखते ही गले लगा लेती है। यही सुनील है ना बेटा? मुझे पता था मेरी बच्ची की किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती। मुझे पता था कि एक दिन जरूर सब ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सब क्या हो रहा है आंटी? आप दोनों यहाँ पर? और कहाँ थे आप लोग इतने वक्त से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं कि हो क्या रहा है। सुनील परेशानी में एक साथ सब बोल देता है। सौम्या सुनील के पास जाकर बैठी है और जिस दिन हम सेमिनार से आए थे उस रात मुझे एक कॉल आया और तुरंत ही मैं हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। बहुत डरावनी थी वह रात, तूफानी बारिश और ऊपर से रात का अंधेरा, मगर वहां जाना जरूरी था। जैसे तैसे मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि बारिश की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई थी। मैं जब हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी तभी मुझे कॉटेज की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ी कि तभी मैंने देखा वहां 2 लोगों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हो रही थी। बुर्खा पहने हुए किसी इंसान ने फट से चाकू निकाला और उस लड़की को मार दिया। वह लगातार चाकू चलाया जा रहा था। मैं इतनी घबरा गई थी कि डर के मारे मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। उसे बचाने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ी, एक जोरदार बिजली चमकी और उस चमक में मैंने देखा कि जिस पर जानलेवा हमला हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही जुड़वा बहन थी, आराध्या। मैं कुछ भी सोच समझ पाती उससे पहले ही वो बुरखे वाला इंसान वहां से चला गया। मैं समझ गई थी कि वो खूनी वहां मेरे लिए आया था, मुझे मारना चाहता था, लेकिन वहां गलती से आराध्या, तुम्हारी जुड़वा बहन भी है, तो उसके बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं? और वह अचानक से हॉस्पिटल में कैसे? मतलब क्या? सुनील बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ बोल पड़ा। मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, माँ ने कहा।
आज से 4 साल पहले आराध्या को डॉक्टर बनने के लिए उसके पापा ने लंदन भेजा था। आराध्या पहले से ही मॉडल बनना चाहती थी, डॉक्टर बनने की उसके कोई इच्छा नहीं थी, मगर पापा की वजह से लंदन तो चली जाती है, लेकिन वहां जाकर वह मॉडलिंग स्टार्ट कर देती है। उसका ये डिसीजन उसके और उसके पापा के बीच में दीवार बनकर रह जाता है। उसके पापा ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसके बाद आराध्या भी कभी वापस लौटकर नहीं आई, लेकिन एक दिन अचानक आराध्या का कॉल आता है और सौम्या उससे मिलने जाती है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो अपने पापा से यह बात छुपाकर मैंने ही उसे सौम्या के साथ रहने के लिए कहा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आराध्या जब घर आए तो वहां पर उसकी नज़र पड़ी हम लोगों की एक तस्वीर पर, जिसमें हमारे साथ थे डॉक्टर कश्यप। तब उसने मुझे बताया उसके और डॉक्टर कश्यप के बारे में कि अपने मॉडलिंग के ख्वाब की वजह से उसे डॉक्टर कश्यप को भी खोना पड़ा। इसी वजह से उस दिन डॉक्टर कश्यप मुझे आराध्या समझकर मुझ पर चिल्ला पड़े थे। ये बात समझने में मुझे बहुत देर हो गई। आराध्या डॉक्टर कश्यप से मिलना चाहती थी और इसीलिए वह उस रात हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां किसी ने उसे मैं यानी कि सौम्या समझकर कहते हुए सौम्या चुप हो जाती है। तो इसका मतलब इतने दिनों से आराध्या और तुम साथ में रह रहे थे? सुनील ने पूछा। हाँ, पापा के डर की वजह से मैंने और मम्मा ने उसे मेरे साथ ही घर में छुप कर रहने के लिए कहा। यहाँ तक कि यह बात हमने शेखर अंकल, रीना आंटी या वीरेंद्र किसी को नहीं बताए। जब सेमिनार से रात को लौटकर मैं घर पर पहुंची तब मैंने देखा कि आराध्या वहां पर नहीं थी। उसने मुझे कॉल करके बताया कि वह डॉक्टर कश्यप से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई है। मैं तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंची और वहां पहुंचकर मैंने ये सब देखा। मेरी बहन का कत्ल मेरी आंखों के सामने हो रहा था, और वह भी मेरी वजह से। मैं उसी वक्त घर वापस आने के लिए निकल आई। जब घर पहुंची तो पता चला कि उस रात मैंने सिर्फ अपनी बहन ही नहीं, अपने पापा और भाई को भी खो दिया था। मगर मम्मा, वह बिल्कुल सही सलामत थी। मैंने मम्मा को सारी बात बताई और हमने तय किया कि हम लोग वहां से चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए बस गायब हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ राजस्थान आ गए, जहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने और मम्मा ने यही अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। वह कातिल कौन था, क्यों मुझे मारना चाहता था, इस बात से अनजान हमने अपने आप को दुनिया से छुपा लिया था। और आज अचानक से 2 साल बाद मुझे तुम मिल गए। सौम्या ने कहा, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सौम्या, एक बार बता करके तो देखती, हम इस मुसीबत से साथ में बाहर आते न। सुनील ने कहा। मैं जानती हूँ सुनील, मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई। मैंने अपना सपना, अपना पूरा परिवार सब खो दिया था। अब मेरे पास सिर्फ मम्मा थी, जिन्हें की एक ही वजह उन्हें नहीं खोना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि कौन था जो मुझे मरना चाहता था। क्यों ये सब मैं बस नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो सुनील, कहते हुए सौम्या सुनील को गले से लगाकर रोने लगती है। सुनील ने मन में ठान लिया था कि अब सौम्या को वह इस तरह से छुप छुप कर नहीं रहने देगा। क्यों वह किसी से डर कर रहे, क्यों वह उस बात की सजा भुगते जब उसने कुछ किया ही नहीं है। और वह दोनों को लेकर मुंबई आ जाता है। सुनील सौम्या और मां को लेकर अपने घर जाता है। सुनील की मम्मी पापा सब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। जैसे दिन बीतते हैं धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन आज भी सुनील के मन में यह सवाल रह गया था कि कौन था जो सौम्या को मारना चाहता था। वह सौम्या को इस डर से आज़ाद करवाना चाहता था। सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूरा परिवार आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। सौम्या, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है उस रात के बारे में कि वह कौन था? मतलब कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा सौम्या? सुनील ने पूछा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
अंधेरा होने की वजह से वहां पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सुनील। लेकिन हाँ, मुझे जब बिजली चमकी थी तब उस कातिल ने जिस हाथ में चाकू पकड़ रखा था उस हाथ में ब्रेसलेट एक था, सौम्या ने याद करते हुए बताया। ब्रेसलेट? कैसा था वह ब्रेसलेट? क्या तुम उसकी ड्राइंग बना सकती हो? सुनील ने कहा। थोड़ी देर में सौम्या ने ड्राइंग बनाकर सुनील के हाथ में थमाया तो सुनील और देखकर भौचक्का रह गया। बिना कुछ कहे वह तुरंत ही सौम्या को अपनी गाड़ी में लेकर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक घर के सामने खड़ी कर दी और सीधा ही घर के अंदर चला गया। नीता, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, सुनील गुस्से में नीता को आवाज देने लगा। क्या हुआ सुनील? तुम अचानक मेरे घर पर काम से फुर्सत मिल गई तुम्हें? नीता ने मजाकिया आवाज में कहा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ नीता। मुझे जल्दी से यह बताओ कि वो ब्रेसलेट कहाँ है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफे में दिया था? सुनील ने पूछा। ब्रेसलेट? हाँ वह, लेकिन अचानक वो ब्रेसलेट क्यों? क्या हुआ? नीता के मन में कई सारे सवाल उमड़ पड़े। सवाल मत करो नीता, मुझे बस इतना बताओ वह ब्रेसलेट कहाँ पर है? सुनील का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। अरे मगर वह मेरे पास नहीं है सुनील, वह तो मैंने किसी को दिया है। नेहा ने कहा। किसे? मुझे अभी वहां ले चलो कहकर वह सीधा नीता का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में बैठी हुई सौम्या को देखकर नीता अपने कदम पीछे ले लेती है। सौम्या, तुम जिंदा हो? नीता खुशी के मारे तो सौम्या को गले से लगा लेती है। ये सब क्या हो रहा है सुनील? मुझे कोई कुछ बताएगा। सौम्या, यहाँ पर कैसे? वह लाश किसकी थी? और तुम आज 2 साल बाद वह ब्रेसलेट क्यों ढूंढ रहे हो? नीता ने एक साथ सवालों की बौछार लगा दी। तुम मुझे बस वहां ले चलो जहां वह ब्रेसलेट है, बाकी सब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कहकर सुनील गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक और घर के सामने जाकर खड़ी रहती है। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। सब लोग सफेद कपड़ों में वहां बाहर खड़े हुए थे। लोग वहां पर रो रहे थे। सौम्या और नीता कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सुनील यहाँ पर क्यों, क्या हो रहा है। वो बस उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सामने का नज़ारा देखकर वह लोग वही ठहर जाते हैं क्योंकि उनके सामने थी एक और लाश आकृति। नीता जोर से चिल्ला पड़ती है। सौम्या और नीता दोनों रोने लगती है। सुनील सीधा अंदर आकृति के कमरे की तरफ जाता है। वह सब याद करता है जब इंटर्नशिप के दौरान सब लोग वहां पर इकट्ठा होकर मस्ती किया करते थे। मन में ढेर सारे सवालों के साथ वह कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने था स्टडी टेबल जिस पर रखी हुई थी एक डायरी और उस डायरी के ऊपर पड़ा था वही ब्रेसलेट। सुनील ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। बहुत प्यार करती थी मैं तुमसे सुनील, बहुत। तुम्हारे प्यार का पागलपन मुझ पर कुछ इस तरह सवार था कि उसके चलते मैंने सौम्या का खून कर दिया। सुनील, मुझे माफ कर देना, तुम्हें खोने के डर से कभी बता ही नहीं पाई कि कितना प्यार करती थी मैं तुमसे। मगर तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं। मैं तुम्हें खोने से डरती रही मगर कभी यह नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें कभी पाया ही नहीं था। सौम्या के कत्ल का बोझ लेकर अब मैं और नहीं जी सकती। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना सुनील। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।